नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि बागरी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल मीडिया ऑब्जर्वर। ही हैज अ वेरी बिग ट्विटर हैंडल जहां से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को एक्सपोज करते हैं टाइम लाइन पे। और आज एक ऐसा मैटर लेकर आए जो आंखों के सामने था पर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग बात कर रहे थे पर हमने कभी उस चीज को हमेशा मिस आउट कैसे कर दिया। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। ये हम बात करने वाले हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद कि कुछ एक ऐसे बैकग्राउंड्स के बारे में जो हमें सामने ही है, पता है। जैसे बोलते हैं ना, आंखों के सामने अंधेरा, कुछ वैसी सी वाली फीलिंग आ रही है जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। और इस वीडियो के बाद में आई एम श्योर देयर विल बी डिमांड्स फॉर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट। उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए लॉजिकली, और गवर्नमेंट को नहीं तो उनकी सैलरीज कट करनी चाहिए। मुद्दा क्या है, डिस्कस करते हैं। ऋषि, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। ऋषि, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इन तीनों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉमन चीज है जो हमने मिस आउट कर दिया, पता नहीं कैसे। एंड थ्रू योर ट्वीट, जब आपने वो ट्वीट लिखा तब आके खुली कि अरे ये तो सामने हो रहा है, एंड वी डिड नॉट इवन नो दिस। उनको तो बल्कि जॉब से निकाला जाना चाहिए, उनको पार्लियामेंट से खदेड़ के बाहर भगाना चाहिए। ओवर टू यू। नहीं, देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड मिस्टर एम सिंघवी, बेसिकली दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपको एज एन एमपी आपको सैलरी मिलती है, आपको पर्क्स मिलते हैं, आपको घर मिलता है, वट एवर जो भी मिलता है। हो सकता है वो उनसे ज्यादा कमाते हो, वो हो सकता है वो सैलरीज उनके लिए पीनट हो, बट देन यू आर गेटिंग अ ऑफिशियल सैलरी फ्रॉम ऑफिशियल डेजिग्नेशन विच इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लॉ बनाना, लॉ पास करना। सो बेसिकली आप एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो जो पार्लियामेंट में विद द ड्यू मेजोरिटी, विद द प्रॉपर प्रोसेस, विद द प्रॉपर बेसिकली उस पर डिबेट होती है और वो पास होती है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि आप कपिल सिब्बल जी या मिस्टर सिंघवी जी जाते हैं, जो लॉ पास हो चुका है पार्लियामेंट में, आप उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, एंड बेसिकली आप बोल रहे हो कि वो लॉ जो भी पास हुआ है वो गलत पास हुआ है। मतलब आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, आप पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते आप सैलरी भी ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन आप उसी लॉ जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, आप उसके अगेंस्ट जाकर के आप उसको बोल रहे हो कि यह तो अनलॉफुल है, ये तो होना नहीं चाहिए। तो भाई आप या तो पार्लियामेंट मेंबर से रेजिग्नेशन दे दो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है बिकॉज अगर सपोज करो मैं अगर अगर किसी कंपनी के अंदर काम करता हूं और उसके अंदर उसका प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च करती है या प्रोडक्ट है, तो मैं बाहर जाकर के उस प्रोडक्ट की बुराई करूं या ये बोलूं यार ये प्रोडक्ट तो बहुत खराब है, इसको तो लेना ही मत, या ये गलत है, डिफेक्टिव है, तो भाई एक तो मेरा एक मॉरल एथिक्स है कि मैं जिस कंपनी से सैलरी ले रहा हूं उसकी मैं बाहर जाकर बुराई नहीं करूं। अगर मेरे को बुराई करनी तो मेरे को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, फिर मैं जो मन में आए फिर आप करो। लेकिन आप खा भी रहे हो, आप वहां पर आप उसके अगेंस्ट बोल भी रहे हो बाहर जाकर के, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा एक है। और बात ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट हो या नहीं हो, जब पार्लियामेंट ने उसको सर्वसम्मति से, मतलब बेसिकली विद अ प्रॉपर ड्यू मेजोरिटी पास कर दिया है, तब मुझे लगता है कि ये आपको वो ऑनर करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट की मेजोरिटी को ऑनर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉज आर बीन मेड इन पार्लियामेंट विद द ड्यू मेजोरिटी। पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी होती है उसके हिसाब से ही लॉ बनते हैं, कोई नहीं माइनॉरिटीज के हिसाब से नहीं बनती है लॉज। तो मेजोरिटी जब वो वोट इन करती है और वो लॉ के प्रति अपना वोट डालती है, तभी वो लॉ पास होता है। तो दैट इज अ पास बाय द पार्लियामेंट। हम ये नहीं बोलते पास बाय द मेजोरिटी या पास बाय दिस थिंग, वी ऑलवेज से पास बाय द हाउस, राज्यसभा हाउस, लोकसभा हाउस, एंड देन पास बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड गोइंग टू द प्रेसिडेंट। अब ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि जब प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दे दिया, आप कैसे वो बिल को बोल सकते हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पावर इज विद द पार्लियामेंट टू पास। तो मुझे लगता है कि वफ अमेंडमेंट बिल जो हुआ है वो विद द प्रॉपर डिबेट, विद द प्रॉपर जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट लाकर पास करती है और पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। आप उस पावर को कैसे चैलेंज कर लेते हो? यू कैन नॉट चैलेंज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पासिंग द लॉ। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दे शुड बेसिकली रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप एंड देन दे कैन डेफिनेटली अपोज कि भाई पार्लियामेंट ने बिल क्यों पास क्यों किया, हमको तो सुप्रीम कोर्ट से लॉ पास कराना चाहिए था।
दिस इज द बेसिक थिंग। भाई पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा लॉ? तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बेसिक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो कपिल सिब्बल जी ने ये काम किया है। उन्होंने पहले भी इस टाइप की हरकतें की हैं, एंड ही वेंट स्कॉट फ्री। Nobody, no accountability, no responsibility, nothing has happened in front of him. ऋषि, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में आपको जॉब मिला है, मतलब आपको पोजीशन मिली है, ऑब्वियसली इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, पर चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो सलमान खुर्शीद हो, आपको जिस जगह अपॉइंटमेंट मिली है, आप उसी इंस्टीट्यूशन के बनाए हुए रूल्स एंड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हो। ये पहला पॉइंट हो गया, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। दूसरा जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पैसे चाहे मैं बोलती हूँ 1 रुपया मिलता हो, बट ये दोनों जगह से पैसे ले रहे हैं। हमारा जो गवर्नमेंट की पोजीशन है कि आप एक प्रोफेशन में रहते हुए, स्पेशली सरकारी जॉब में या सरकारी पोजीशन पे रहते हुए, आप प्राइवेट और पैरेलल प्रोफेशन नहीं ले सकते हो। तो ये तो गलत नहीं हो गया ये यहाँ पे? जी। नहीं, आप ना सिर्फ आप पैरेलल प्रोफेशन कर रहे हो, लेकिन आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो जहां पर जिस जगह से आपको वो पदवी मिलती है, आपको पर्क्स मिलते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको इज्जत मिलती है, आप उसी प्रोफेशन को, उसी पार्लियामेंट को आप गालियां दे रहे हो, उसी पार्लियामेंट के बाहर निकल करके बोल रहे हो कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है लॉ पास करने का। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। पार्लियामेंट के पास लॉ पावर है पास करने का, लेकिन आप बदनाम कर रहे हो पार्लियामेंट को। आप ये बता रहे हो कि भाई पार्लियामेंट की हिम्मत कैसे होगी वो लॉ पास कर दिया, पार्लियामेंट की हिम्मत कैसे होगी वो नया लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट की हिम्मत कैसे होगी कि वो पुराने लॉ को संशोधन कर रहा है या उसको चेंज कर रहा है या उसको ऑल्टर कर रहा है। बॉस, पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसको ये पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है टू अमेंड लॉज, टू मेक लॉ, टू डिलीट लॉज। आई थिंक पार्लियामेंट इज डूइंग ऑल द थिंग्स। आप मुझे ये बताइए कि जब ये आर्टिकल आप जब 35 करके पास किए थे, इनफैक्ट ये अमेंडमेंट तो आपने देखा होगा, रात को 2-2 3-3 बजे तक डिबेट हुई है। पूरा 12 घंटे 15 घंटे पूरा एक-एक आदमी को टाइम दिया था डिबेट करने का। उन्होंने अपनी-अपनी बात रखी। किसी ने पक्ष में रखा, किसी ने विपक्ष में रखा। लेकिन द फैक्ट इज दैट कि पूरी डिबेट हुई है, प्रॉपर इस पे डिस्कशन हुआ है। देयर वर मेनी लॉज जहां पर आपने बिना डिस्कशन किए पास किया है, जैसे आर्टिकल 35 जो आपने जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट पास किया था। सो देयर वर मेनी लॉज वेयर यू नेवर इवन केयर टू डिस्कस। उसके पास आपके पास आज तक कोई वो राइट भी नहीं है कि आपने डिस्कस किया है। आप वो मिनट्स भी नहीं दिखा सकते कि आपने डिस्कशन किया। वहां पर आप पास कर देते हो। ये प्रॉपरली डिबेटेड बिल था, प्रॉपरली डिबेटेड होने के बाद ये पास हुआ है विद अ ड्यू मेजोरिटी, विद अ प्रॉपर मेजोरिटी। इनफैक्ट आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक बटन्स की कुछ इश्यू हो गई थी, तो इन्होंने पूरा बैलेट पेपर से पास किया था। जो ये बोलते कि हम ईवीएम को नहीं मानते, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में भी पास नहीं किया, बैलेट पेपर से लेकर के पास किया गया था और दोनों हाउस में प्रॉपरली पास किया गया था। सो हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट? सो मेरा ऑब्जेक्शन इस पे है। दूसरी बात आप समझिए कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कपिल सिब्बल ने किया। उन्होंने मतलब हर जगह वो जाते हैं, वो ट्रिपल तलाक अगर पास होता है तो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट बोलते हैं। राम मंदिर का जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं। सीए का बिल जो कि पार्लियामेंट पास करती है तो वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं। बेसिकली दे डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स। मतलब मिस्टर कपिल सिब्बल इज नोन टू रिप्रेजेंट anything which is wrong, whether it's a 2G scam, whether it's a coal scam, whether it's a CWG scam, whether it's a RG Kar incident, he is defending Mamata Banerjee government. So basically he is defending all the wrong thing जो कि वो he is known to defend, and he is defending all the everything which is somehow या तो वो कोर्ट से पारित है या फिर पार्लियामेंट से पारित है, he will be मतलब defending everything which is wrong in that way. Right. This is a list of the cases that he has, the ones he has lost and the one he is finding difficult. Ayodhya title suit, triple talaq, Article 370 का abrogation, then 2G spectrum case, उसके बाद National Herald case, BCCI versus Cricket Association of Bihar, Sahara versus CBI, INX Media. इसमें INX Media, National Herald में अभी भी उनकी स्ट्रगल चल रही है। वैसे मुझे बोलने में बार बार खुशी होती है और दिल को बड़ी ठंडक मिलती है that he has lost all the cases that I've mentioned actually, and the ones he is fighting, he's still fighting. जैसे अभी आपने आरजी का मेडिकल कॉलेज। So ऋषि, don't we have any kind of laws और इस तरीके का कोई सिस्टम कि ये पार्लियामेंट में रहकर ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं? अब इसमें डुअलिटी हो गया, एक तो आप वहां से पैसे भी ले रहे हो एज अ सैलरी और जो मंथली इनका आता है इनकम, एंड दूसरा जो प्राइवेट एंटिटी से ले रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो तरीके से हो रहा है।
monetary, double monetary, and then obviously you're challenging the institution in which you are employed. जी. नहीं नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट। आई मीन मतलब मैं आपको ये बहुत सारे इसमें लिस्ट बता सकता हूँ, दे आर डूइंग इट। अच्छा, मेन बात है कि इनकी खुद की पार्टी और इनके खुद के जो अलाइज है, जैसे आपको याद होगा 2010 में लालू प्रसाद यादव ने पार्लियामेंट में बोला था कि भाई वक्फ वक्फ का जो एक्ट है उसके कारण काफी लोगों को परेशानी हो रही है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो मुस्लिम लोगों को हो रही है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक मुस्लिम लड़का है, वो गांव में रहता है, उसको शहर में जॉब मिल जाती है, वो चला जाता है, उसका पड़ोसी के पास पावर है कि वो उसको वक्फ की डोनेट कर दे। अरे भाई, आप अपनी चीज को तो चैरिटी पे दे सकते हो, आप दूसरों की चीज कैसे उठा करके चैरिटी को दे सकते हो? सो बेसिकली दिस अमेंडमेंट वाज ऑल अबाउट अ फेयरनेस कि भाई आप वक्फ आपने पूरा कोई वक्फ को अबॉलिश नहीं किया, उसमें से ड्रैकोनियन अमेंडमेंट था, जो आर्टिकल 40 था, आपने उसको हटाया, उसको डिलीट किया, उसमें 2-3 अमेंडमेंट आपने डाला, जैसे एएसआई मॉन्यूमेंट्स है या आपके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसमें आप कब्जा नहीं कर सकते हो। अनक्लेम्ड चीजों पे आप कब्जा नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट की जमीनें हैं, उस पे आप कब्जा नहीं कर सकते हो। एक यूजर को डिफाइन किया गया। पहले इन्होंने एक यूजर को भी अनडिफाइन कर दिया था। हिंदू भी दे सकता है, मुस्लिम। अरे भाई, जब वक्त एक मुस्लिम बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो आप कैसे हिंदू की जमीन ले लेते हो और कैसे आप उसको आप बोल देते हो कि उसने बोला था बाय यूजर, वक्त बाय यूजर आपने लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो संशोधन हुआ है बहुत फेयरनेस के साथ हुआ है, बहुत सिस्टमैटिक के साथ हुआ है। इसमें मुस्लिम समुदाय भी बहुत अफेक्टेड था, जो गरीब मुस्लिम जो समुदाय था, दैट वाज आल्सो अफेक्टेड। दैट इज द रीजन व्हाई आपने कहीं भी आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। एक जगह आपने प्रोटेस्ट जो देखा है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, बिकॉज वहां की जो गवर्नमेंट है वो उनको भड़का रही है। अगेन दैट गवर्नमेंट बाय कपिल सिब्बल, जब आरजी कर का भी इंसिडेंट हुआ था, तो भी कपिल सिब्बल ने उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द इविल थिंग, he is representing all the thing which is wrong with our society, wrong with our things. He is representing basically anything against constitution, because वो parliament is a part of constitution के अगेंस्ट चले जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट दे देते हैं तो उसके अगेंस्ट वो चले जाते हैं, राम मंदिर में। दैट्स one of the example. So he went with all the things, even on the EVMs. He defended the Congress when the Congress basically उन्होंने एक रकम से ईवीएम पे शंका जाहिर की, तो ही इज द वन हु वेंट आफ्टर द ईवीएम्स कि भाई ईवीएम तो गड़बड़ है। उसमें भी बेसिकली कोर्ट ने उनको झाड़ा है। तो मुझे लगता है कि ही जस्ट गो देयर, ही पिक अप द केस, मे बी टू डिले इट, मे बी फॉर सम अदर रीजंस, बट एंड रिजल्ट यही होता है कि वो सारे केसेस हार जाते हैं। बट व्हाट ही डू इन दैट मीनवाइल, he buys some time for the Congress so that Congress can show the street power कि वो street power के सामने गवर्नमेंट झुक जाए। वो एक टाइम जो है, that is what he is doing, because even he knows, he is a learned man, he's a reputed मतलब basically lawyer है, उनको laws अच्छे से पता है, हमसे भी better पता होगा। बट उनको ये भी पता है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन वो जानबूझ के डिले करते हैं, जिससे डिले करने के कारण उनको लगता है कि एक टाइम मिल जाएगा और वो टाइम फ्रेम में वो स्ट्रीट पावर दिखा करके या कोई पॉलिटिकल लीनिंग करके वो लॉ को वापस चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व अबाउट कपिल सिब्बल। अभी आपको क्या लगता है ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये हारेंगे या जीतेंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई जजमेंट तो दिया नहीं। कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि सब जगह के बहुत साइड के ऑब्जर्वेशन है। जैसे उन्होंने बोला कि वर्क बाय यूजर को मिसयूज किया जाता है, विच इज द फैक्ट बेसिकली, एंड इट हैज बीन मिसयूज बाय लॉट ऑफ पीपल। बेसिकली किसी की भी जमीन आप ले लेते हो, तो दैट इज वन थिंग है कि रिटर्न एग्रीमेंट होता नहीं है। यूजर के मुंह से निकली हुई बात को ये लोग उसको सच मान लेते हैं। अब किसने बोला है? अगर मैं बोलूं कि आप अपना घर मेरे के नाम पे, वक्त के नाम पे कर दोगे, तो भाई मैं कौन होता हूं आपका घर वक्त के नाम पे देने वाला? मैं आपका पड़ोसी होने के नाते कैसे मैं आपका घर दे सकता हूं? आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। सो दिस आर द ऑब्जर्वेशन विच हैज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत लॉफुली डन है, बहुत ठीक से ड्राफ्ट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई लूप होल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कैन गो एंड upturn the parliament laws. In fact, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी नहीं है, वो पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ लॉ को अपटर्न कर सकते हैं। उनके पास पावर है इंटरप्रिटेशन करना, लॉ को इंटरप्रिटेशन करना। हो सकता है वो कभी कभी इंटरप्रिटेशन आपके हक में नहीं हो, बट दिस काइंड ऑफ ड्राफ्ट हैज बीन फुल प्रूफ। ये फुल प्रूफ से बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो वाली भी कहीं गुंजाइश है कि आप उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके आप उसको अपटर्न कर दो।
कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता ये वाली चीजें। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज देयर। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है मे बी आफ्टर 10 डेज जब भी ये रिज्यूम होगी हियरिंग विद द new CGI. This will be ये मतलब they will uphold the law which has been passed by the parliament. ये बात सबको पता है, बट क्या है, सबको एक ऑप्टिक्स दिखाना है कि देखो हम आपके साथ खड़े हैं, देखो भाजपा ने आपके साथ गलत किया है, ये रूलिंग गवर्नमेंट ने आपके साथ गलत किया है, हम अपनी वोट बैंक के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिकली ऑप्टिक्स दे वांट टू शो टू देयर वोट बैंक कि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वी आर द वन, वी आर अहेड, वी आर फाइटिंग फॉर यू, वी आर फाइटिंग फॉर द, हमने पार्लियामेंट में भी अपोज किया, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो बेसिकली ये आपका बताया जा रहा है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स। बट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई स्पोक टू मेनी मुस्लिम पीपल, आई स्पोक टू मेनी हिंदू पीपल, इवन मुस्लिम पीपल वर सेइंग कि बॉस हमारी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, मार्केट में हमारी शॉप है, वो शॉप कोई कोई दूसरा पड़ोसी आके के बोल देता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ में चली जाती है। So even they are equally, disturbed by this particular amendment. Amendment नहीं, this particular law, draconian law जो Article 40 था, जो हटाया गया था. So I think it has benefited both side of the people, not only a particular. ये किसको अफेक्ट करता है? ये उनको अफेक्ट करता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा बना करके बैठे हुए हैं, और वो जो उसको बेसिकली वो कैश में रेंट ले रहे हैं। बिकॉज आप देखो इतनी प्राइम प्रॉपर्टीज है, और इसका रेंट अप्रोक्सीमेटली 12 से 15,000 करोड़ रुपया आना चाहिए साल का। रेंट कितना आता है? 150 करोड़ रुपया। ये बाकी का 11 साढ़े 11,000 करोड़ कहाँ जा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क, वी नीड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये 11,000 करोड़ किसकी पॉकेट में जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, क्या ये कांग्रेस के नेता खा रहे हैं, क्या ये वो पर्टिकुलर टॉप क्लास के जो मतलब एक एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स है, वो ये वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हुए खा रहे हैं? तो दैट इज अ क्वेश्चन विच गवर्नमेंट शुड आस्क, विद द जर्नलिस्ट शुड आस्क, विद पीपल लाइक यू शुड आस्क कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा क्यों नहीं आ रहा है गरीब लोगों के लिए? बेसिकली वक्फ की प्रॉपर्टी इज मेड फॉर मुस्लिम्स, पुअर मुस्लिम, की उनको मदद मिले, तो 11,500 करोड़ रुपया क्यों नहीं उन गरीब मुस्लिम्स को मिल रहा है? सो दैट इज द वन क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क एंड विच वी नीड टू सी। और सेकेंडली, कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, वो एक बड़ा एक वो था। तो मुझे लगता है ये वक्फ बाय यूजर जाने से 4 लाख एकड़ 4 लाख स्क्वायर फीट की जमीन इनके हाथ से निकल गई है। दैट इज द बड़ा पेनफुल हो रहा है कि इनके जो हाथ से जो चीजें निकली है, स्पेशली द एएसआई एंड ऑल दिस थिंग। आपको याद होगा अभी संभल की मस्जिद है, वो संभल की मस्जिद एएसआई प्रोटेक्टेड है। नाउ दिस वक्फ की अमेंडमेंट पास होने के बाद दैट एएसआई दैट मस्जिद इज नो लॉन्गर अ वक्फ प्रॉपर्टी, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज हाउ इट नीड टू बी डन। सो ये सब पुरानी चीजें हैं। जैसे ताजमहल है, ये लोग ताजमहल में भी दावा कर दिए थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे भाई, कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है वो ताजमहल? ताजमहल हैज बीन मेड बाय द नेशनल रिसोर्सेज, हमारे नेशनल रिसोर्सेज खर्चे हुए थे, टैक्स पेयर्स मनी खर्चे हुए थे, एंड इट वाज बीन मेड बाय द पीपल इन इंडिया ओनली। तो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। और आप दो चीज आप देखो, जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे जो हिंदू भाई थे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश है, वहां से आए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी तो आपने कैप्चर कर ली, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे जो वहां पाकिस्तान गए थे, उनकी प्रॉपर्टी आपने वक्फ बना दी। तो इट कैन नॉट गो इन अ वन डायरेक्शन, इट हैड टू बी इन अ बोथ डायरेक्शन। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक लॉ ऑफ इक्वालिटी एंड फेयरनेस आना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बट मैं जाते जाते अपने व्यूअर्स के लिए एक होमवर्क देके जा रही हूँ बहुत दिन बाद। पता करिएगा कि क्या एक बंदा जो एक सरकारी पोजीशन पे है वो प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी ही इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, अपने ही पार्लियामेंट के खिलाफ पैसे लेकर अपने से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज को केस लड़ सकता है। लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू पिक अप द बेस्ट वंस एंड शो इट इन द नेक्स्ट शो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। इस पे तो इनको संसद से निकाला जा सकता है, या इनको कहा जा सकता है कि स्टॉप द प्राइवेट प्रैक्टिस। दे हैव टू चूज ईदर ऑफ द वन, यू कैन नॉट हैव इट बोथ। क्योंकि ज्यादातर सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद जब आपके पास टाइम हो शाम में, तब आप अपना कुछ कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अलाउड for for everybody. There are always exceptions. Thank you so much, Rishi, for joining. It was a very important point that we all have been missing out. एंड जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, ऋषि का ट्विटर हैंडल बहुत फेमस है, इनफैक्ट मैं ट्वीट इनके दिखा दे रही हूँ, प्लीज यहीं से इनको फॉलो करिए ट्विटर पे। ही ब्रिंग्स आउट सम वेरी ऑसम पॉइंट्स
एंड एक्सपोज करने में तो नंबर 1 है। @ऋषि बागरी इनका ट्विटर हैंडल है। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें आगे आएं, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, Gayatri.